नेपाल में सोशल मीडिया को अनबैन करने के बाद भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नेपाल ने एक ही रात में 26 सोशल मीडिया ऐप्स बैन कर दिए, पर असली वजह सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं, करप्शन और पॉलिटिकल सर्वाइवल था। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर मिनिस्टर्स के ब्लैक मनी स्कैम्स एक्सपोज हो रहे थे। नेपोकिड्स के यूरोप ट्रिप्स और लग्जरी कार्स वायरल हो रहे थे, जो इलाइट्स के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका था। प्रेशर बढ़ने पर ओली सरकार ने बैन हटा दिया, लेकिन प्रोटेस्ट रुका नहीं, क्योंकि यूथ समझ चुका था कि ये इश्यू ऐप्स का नहीं, पूरे सिस्टम का है। ये बैन एक डिजिटल ब्लैकआउट था, जो विसिल ब्लोअर्स और जर्नलिस्ट को चुप कराने के लिए किया गया था, और अंडरवर्ल्ड पॉलिटिक्स, नेक्सस और शेडी हाइड्रो पावर डील्स को कवर करना ही असली मकसद था। सबसे शॉकिंग बात ये थी कि टिकटॉक बच गया और दूसरे ऐप्स बंद हो गए। ये एक चाइना टिल्ट का प्रूफ था। डिजिटल सिल्क रोड मॉडल को नेपाल में टेस्ट किया गया। चाइना चाहता था कि नेपाल उसके सेंसरशिप सिस्टम को फॉलो करे, और इंडिया ने भी इस मुद्दे पर खामोशी बनाई रखी, क्योंकि इंडिया में भी सबसे बड़ा डर यूथ प्रोटेस्ट का ही है। प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस ने सिर्फ रबर बुलेट्स ही नहीं, लाइव फायर यूज किए। 19 यूथ मार दिए गए, और ये कोल्ड वार्निंग थी कि कुर्सी बचाने के लिए हम खून बहा देंगे। कर्फ्यू लगाकर काठमांडू को एक मिलिट्री कैंप बना दिया गया। आर्म फोर्सेस को डिप्लॉय करना एक क्लियर सिग्नल था कि स्टेट अपने ही सिटीजन्स को एनिमी मान रहा है। ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स मान रहे हैं कि ये क्रैकडाउन एक प्लान्ड मैसेकर था। एक पूरी जनरेशन को तोड़ने की कोशिश की गई ताकि फ्यूचर में कोई रेबिलियन खड़ा न हो। नेपाल का इलाइट क्लास यूथ रेवोल्यूशन से डर चुका है। यही रीजन है कि बैन और क्रैकडाउन शुरू होने से पहले ही खत्म करने का अटेम्प्ट किया गया। और सच्चाई तो ये है कि ऐप्स कभी इशू थे ही नहीं। रियल इशू था एक डाइंग करप्ट ऑर्डर, जो अपने सर्वाइवल के लिए अपने ही यूथ का खून बहाने के लिए तैयार है।